Assalamualaikum, good morning and welcome back to the Inside Scoop, आपका ultimate guide to the Pakistan Stock Exchange, global finance trends and expert insights. मैं हूँ मशल खान और today हम dive करेंगे into the hottest market moves, breaking down key investment strategies and speaking with industry leaders. आज का episode बहुत packed है. Start करेंगे with a quick financial lesson. Look at the latest market updates और फिर एक exclusive discussion with a guest. So let's get started. Let's start things off with a financial lesson जो literally आपकी ज़िंदगी या at least आपका बैंक बैलेंस बदल सकती है. आज हम बात करेंगे once again about compounding. Compound is like आपने वो बीज ज़मीन में डाल दिया है जो eventually एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है. ये वो पैसे हैं जो ना सिर्फ आप अपने इनिशियल अमाउंट पे बनाएंगे लेकिन इवेंचुअली ओवर टाइम वो प्रॉफिट पाइल अप करता जाएगा. आसान लफ्ज़ों में आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सोचिए आपने लाख रुपए एक जगह इन्वेस्ट किए हैं तो जो आपको 10% साल का रिटर्न आएगा, एक साल बाद आपके पास 1,10,000 रुपये हैं. इन ईयर 2 आप उसके ऊपर 10% अर्न करते हैं ऑन द 110,000, नॉट जस्ट द ओरिजिनल 100,000. दैट्स 11,000 मोर, taking you to 121,000 rupees. Fast forward 10 साल बाद आपने कुछ भी नहीं ऐड किया, आप बैठे हुए हैं और nearly 260,000 rupees. ये है compounding at work. आपका पैसा कमाना शुरू कर देता है. इसी तरीके से अगर आपने 50,000 हर महीने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कितने लोग हैं जो कमेटी डालते हैं हर महीने एक अच्छी खासी अमाउंट कमेटी में डालते हैं और कमेटी में आपका अपना ही पैसा आपको वापस मिलता है आफ्टर ए ईयर. लेकिन जो हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं वो ये बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से आपको नेट लॉस होता है. यू आर लूजिंग मनी ड्यू टू कमिटीज. अब मूविंग फॉरवर्ड अगर आप 50,000 हर महीने एक ऐसी जगह डाला करें जो आपको साल का 10% रिटर्न देता है, 10 साल के बाद आपकी अमाउंट 10.3 मिलियन रुपीज़ होगी, मतलब कि 1,03,00,000 रुपये. आप लोग सोच रहे होंगे कि 10% रिटर्न ये कैसे मिले, ये 10% रिटर्न आपको कहाँ से मिलेगा. वेरी सिंपल, इट्स एक्चुअली अ वेरी अचीवेबल गोल. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिविडेंड देने वाली जो कंपनीज हैं उनमें से काफ़ी सारी कंपनीज डिविडेंड अबव 10% देती हैं एंड फॉर मैनी ईयर्स. फाइनेंशियल लिटरेसी इसी को कहते हैं. अब अगर 50,000 की जगह आप 1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 10 साल के लिए तो आप 2 करोड़ के मालिक होंगे at the end of that 10-year period. इकोनॉमिक न्यूज़ में the latest is this कि first up हमारी monetary policy, the result was supposed to come out today. तो monetary policy committee ने आज opt किया to maintain the current rate at 12% despite कि February 2025 में inflation मज़ीद ड्रॉप हुई थी unexpectedly due to हमारी lower food और energy की costs. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हाईलाइट किए रिस्क फ्रॉम वॉलेटाइल प्राइसेस जो कि इन्फ्लेशन के डिक्लाइन को रिवर्स कर सकते हैं. नोट करने की बात यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक अप कर रही है पर रीसेंट इंडिकेटर्स, लेकिन राइजिंग इंपोर्ट्स और हमारे वीक फाइनेंशियल इनफ्लोज एक स्ट्रेन है हमारे एक्सटर्नल अकाउंट्स पे. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिलीव करती है कि करंट रियल इंटरेस्ट रेट रिमेन्स पॉजिटिव टू सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मूविंग फॉरवर्ड. पिछली मीटिंग से द कमेटी ने ऑब्जर्व किया सेवरल ट्रेंड्स. पहला ट्रेंड था कि करंट अकाउंट शिफ्ट किया टू अ $0.4 बिलियन डेफिसिट जनवरी 2025 में, रिवर्सिंग प्रायर सरप्लसेस, रिड्यूसिंग स्टेट बैंक पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स अमिड वीक इनफ्लोज एंड डेट रीपेमेंट्स. हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि करंट अकाउंट मुल्क के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मेन पार्ट होता है और ट्रैक करता है तमाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. ये एसेंशली एक मेजर है ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इनकम बिटवीन ट्रांसफर्स बिटवीन अ कंपनी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें ट्रैक होते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. हमारा करंट अकाउंट नेगेटिव है क्योंकि हम एक इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी तो इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स. दूसरा ट्रेंड ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फेल इन द फर्स्ट हाफ फिजिकल ईयर 2025, हालांकि 19.1% मंथली राइज आया था दिसंबर 2024 में. तीसरा रीज़न ये है कि टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स बढ़ गए जनवरी में एंड एक्चुअली फरवरी में. इसकी वजह से पाकिस्तान अपने टारगेट्स नहीं मीट कर पा रहा. और फिर चौथा ट्रेंड ये है कि कंज्यूमर और बिजनेस कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ. हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई क्योंकि टैरिफ हाइक्स पोटेंशियली इफेक्टिंग ग्रोथ, ट्रेड, कमोडिटी प्राइसेस, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड ने अपनी मॉनेटरी ईजिंग को स्लो कर दिया है.
तो जो ग्लोबल टैरिफ लगाए जा रहे हैं बाय यूएस, इसकी वजह से थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट हुए हैं, जिसमें द बिगेस्ट अनसर्टेनिटी एंड वॉलेटिलिटी है प्राइस ऑफ गुड्स। जो कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि द प्रायर सिग्निफिकेंट पॉलिसी रेट कट्स अब इफेक्ट ले रहे हैं। स्टेट बैंक ने एम्फसाइज किया कि एक कॉशनरी मॉनेटरी स्टांस, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो विद इन द 5 to 7% टारगेट, वो रखा जाए। नोटिंग दैट दिस, ये कंबाइंड विद हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये की हैं टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ आपको इन्फ्लेशन का चार्ट नजर आ रहा होगा। सो हियर यू कैन सी कि एसेंशली लेट्स डिस्कस before the stock market, actually let's discuss the interest rate trends. यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो interest rate का trend है, it's a little bit volatile. ये इसलिए है because of course, as I just said, हमारा जो import based economy है, that causes us to constantly be in a deficit. और जब तक ये ठीक नहीं होगा, हमारे स्टेट बैंक को कंट्रोल करनी पड़ेगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू या तो एक्सपेंसिव या कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज, विच essentially decides कि आप चाह रहे हैं कि लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज करें मुल्क में या डिक्रीज करें। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वी विल डिस्कस दैट इन लेटर एपिसोड्स, बट दिस इज द करंट ट्रेंड पिछले 10 सालों का ऑफ द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। Let's talk about the stock market before we move on to the next chart. Monday, March 2025 में KSE 100 index decline हुआ by 42 points, which is not really much. Index sideways trade कर रहा था और concluded mostly flat, क्योंकि मैंने जो आपको triggers बताए थे due to that. One of them is IMF government. IMF objects to government move to borrow 1.25 trillion rupees for circular debt resolution. दूसरा ये है कि profit taking witness हुई थी energy और power sector में, as well as हमारे OMC और fertilizer sector में and cement as well. Stock market expect कर रही है कि witness करेंगे mixed sessions due to a lack of fresh triggers. Over here we have, before this chart, एक और chart थी हमारी inflation वाली chart, if I could see that. इससे पहले इंटरेस्ट, सो यू गाइस सी हाउ हमारी इंटरेस्ट रेट और हमारी इन्फ्लेशन एग्जैक्टली साइड बाय साइड मूव कर रही होती है। तो बहुत लोग बहुत खुश होते हैं जब हमारे बैंक्स उन्हें ऑफर करते हैं कि 22% सेविंग्स अकाउंट में आपको रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न नहीं मिला, और ठीक है, आपको सिर्फ अपनी वैल्यू मेंटेन हो रही है पैसों की, साथ साथ महंगाई भी उतनी बढ़ रही है। तो आप अगर एक्स अमाउंट के ये गुड्स खरीद सकते, तो इवन आफ्टर गेटिंग 22%, बिकॉज इन्फ्लेशन भी उतने की है, तो आपको फिर भी इंक्रीज्ड अमाउंट के उतनी ही एक्स गुड्स मिलेंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, इट डजंट मेक यू रिच। ओके, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना आपको पैसे कमा के दे सकता है, या इन्वेस्टिंग इन एसेट्स जो आपको किसी तरह का इन द फ्यूचर इंक्रीज्ड यूटिलिटी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, वो एज अ रिटर्न देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, we love the Pakistan Stock Exchange, my favorite thing ever. I'm 100% equity always, but it's risky of course, so you know, अपने अंदाज़े लगा के खुद वो क्या करें। तो एक और important news ये है कि actually no, we are not coming to this news yet. Back to the KSE chart. तो हमारा oil and as I said, we had a lot of profit taking, ऊपर से हमारे fresh triggers नहीं हैं in the market. If we look for quite some time, अच्छा, one thing I want you guys to notice, बीच में we kept coming down to a lower support zone, क्योंकि there were a few threats to the stabilization. ऊपर से IMF का we weren't sure if we were going to get the deal, and there were other things. I think mostly हमारा एक cool off period था, ऊपर से at the beginning of the financial year, आपका the investors are a little bit lazier. लोग अपनी books sort out कर रहे होते हैं, they're evening out their expenses, they're planning things out for the rest of the year. तो usually आपको साल के शुरू में इतनी economic activity नहीं नजर आती in equity markets. So but this was a slightly scary range to go down to. लोग यहाँ आके काफी डर जाते थे, and then the buyers would luckily, the bulls would take the market back up. अब हमारे जो base support zone बनी है, it's at about 110,000 points. पहले we were at about 106,000 over here right behind me. Coming to 110,000, that means essentially हमारा sentiment, I would say personally, has improved. This is probably due to हमारी continuously जो decreasing inflation rates हैं, ऊपर से we have positive news with IMF, and हमारी economic stability is overall showing good signs. हमारी current government is doing their best कि वो economic activity को
toward an expansionary monetary policy रखें. State Bank Pakistan is also keeping the interest rates low. तो आपके financing of businesses, of car leases, a lot of that is going on. So overall, I think our market's doing really well. मतलब आज भी हमने 114,000 plus की हमने closing दी है. ठीक है, थोड़ी flat थी आज. There's a bit of an inverted hammer over here that I'm worried about in technicals, but nothing really. We're consolidating and hopefully some kind of trigger हमें push out करना चाहिए, which should break us back into हमारी जो previous bullish cycle चल रही थी. Okay, coming back to another news, SSGC board of directors ने approve किया है entering into an agreement with Jamshoro Joint Venture Limited. According to this agreement, SSGC receive करेगा 66% of revenues from JJVL and SSGC procure करेगा 25% LPG production at Ogra notified monthly price. ये टर्म्स बहुत फेवरेबल हैं सुई साउथ के लिए. इस एग्रीमेंट से ये नज़र आता है कि उनकी अप्रोच है टू मैक्सिमाइज उनके नेशनल एनर्जी रिसोर्सेज. रिएक्टिवेशन ऑफ JJVL इंक्रीज करेगा डोमेस्टिक सप्लाई, लोअर कंज्यूमर प्राइसेस और रिड्यूस रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव IPG इंपोर्ट्स. ये बेनिफिट करेगा हमारे करंट अकाउंट को और हेल्प करेगा सिटीजन्स को इन गेटिंग बेटर गैस प्राइसेस. JJVL पाकिस्तान का लार्जेस्ट गैस प्रोसेसर है जो शट डाउन हो गया था इन 2020 ड्यू टू एन अनफेवरेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. ये शटडाउन पाकिस्तान को कॉस्ट किया था $108 million इन एनुअल लॉसेस. 15 साल पीरियड जो JJVL का था, इट कंट्रीब्यूटेड $1 billion इन LPG इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एंड $261 million इन एक्सपोर्ट अर्निंग्स टू नेशनल इकोनॉमी. बेसिकली SSGC सप्लाई करता है गैस JJVL को प्रोसेसिंग के लिए और SIFC ने एक पिवटल रोल प्ले किया है इन रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने में. ऐसे डेवलपमेंट्स एक बहुत अच्छा सिग्नल सेंड करते हैं दोनों लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से ओपन फॉर बिजनेस गाइस. सो द फाइनल थिंग दैट वी विल कम टू बिफोर वी मीट इंट्रोड्यूस यू गाइस टू अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज इन पर्सन विद अस टुडे इज ऑफ कोर्स आवर फेवरेट Fipi Lippi. So as usual, I would like to remind you guys कि हम Fipi Lippi इससे देखते हैं कि हमें नजर आता है कि who's doing what in the market on day to day. You can also see the different ways कि आपके institutions move as compared to आपका retail, right? तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो our overseas पाकिस्तानी overseas isn't doing much. फॉरेन कॉर्पोरेट ने $1 million की सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने $1.41 million की बाइंग की, बैंक्स ने आपकी $500,000 की बाइंग की, म्यूचुअल फंड्स ने $2.36 million की सेलिंग की, which means redemptions. Okay, and आपके ब्रोकर्स ने कुछ खास नहीं किया, which they usually don't. आपकी Where did foreign corporate have their activity? Banks में selling किया mostly. आपके individuals की ज़्यादा activity थी OMCs में. This is probably due to the circular debt वाली जो news has been circulating since last week that we've been speaking about. Mutual funds क्या कर रहे थे? Mutual funds की ज़्यादा activity थी. Again in OMCs उन्होंने profit taking की होगी. I'm guessing. Debt market में भी mutual funds ने $500,000 की selling की है. Interesting. And other than that, उन्होंने cement में I think profit taking की है. Interesting. So that concludes our Fipi Lippi. You guys can always just take a screenshot and evaluate it yourself. You can also find ऐसी बहुत सारी charts आपको मिलेंगी on Google. Just Google PSX charts and compared to relevancy, different brokerage house की जो research departments होते हैं वो release करते हैं, right, all of these things. So if you look for them, they're very beneficial to keep you financially literate. तो हम बस एक छोटी सी break के बाद वापस आते हैं. We have the head of research at a very big AMC/brokerage who is here with us today. आपको मिलवाते हैं उनसे. Stay with us, don't go anywhere. This is the Insights Group. I am Masal Khan. वेलकम बैक टू द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे. हम इनसे बात कर चुके हैं. वी हैव मिस्टर वकास गनी विद अस हु इज द हेड ऑफ रिसर्च एट ए वेरी large and actually senior vice president of a leading stock brokerage company and AMC in Pakistan. Thank you so much for joining us. Last time आपने हमें online join किया था and I appreciate you taking the time out.
Thank you for inviting me, Mashal. No, of course. Okay, so let's get right into it. Monetary Policy Committee उन्होंने डिसाइड किया कि रेट्स अनचेंज है. आपको क्या लगता है कि उनकी मोटिवेशन क्या है कि उन्होंने डिसाइड किया कि बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो थी वो 50 बेसिस टू 100 बेसिस पॉइंट्स से कट की थी, तो व्हाई डू यू थिंक कि उन्होंने डिसाइड किया कि अनचेंज रखें? सो ऑब्वियसली जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है, ये डिसीजन लेने जा रही होती है, सो इन्फ्लेशन इज़ नॉट दी ओनली मार्कर दैट दे लुक एट. वो एक्सटर्नल पोजीशन भी देख रहे होते हैं. तो हमारी जो एक्सटर्नल पोजीशन है उसमें हमने देखा कि करंट अकाउंट एक तो डेफिसिट आया इस दफ़ा जनवरी का नंबर, और फिर जो इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ के आई $5.4 बिलियन, जो कि माजी में रन रेट था मंथली 4.5 बिलियन डॉलर्स. सो इम्पोर्ट्स बढ़ के आई हैं. उसके अंदर भी अगर हम तज्जिया करें तो वॉल्यूम टर्म्स के अंदर ग्रोथ आई है. सो दैट बेसिकली ट्रिगर्ड दिस अपेरेंटली, कि जहाँ स्टेट बैंक ने ये सोचा कि कॉशियस रहना चाहिए. इसके अलावा अगर हम देखें ओवरऑल भी जो बाकी मार्केट्स रहे हैं, इन्फ्लेशन की भी अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन कम ज़रूर रहा, बट जो कोर इन्फ्लेशन था वो स्टिकी ही है. इट्स अराउंड 10% अगेन. So with any external factors triggering inflation in the coming future, जहाँ पर commodity prices को कुछ होता है तो इन्फ्लेशन दोबारा से क्रीप अप हो सकता है. तो हमने पहले भी बात की है विद आवर ऑडियंस ऑन द डिफरेंस बिटवीन आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन एंड आपकी कोर इन्फ्लेशन, राइट? और लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. एज द हेड ऑफ रिसर्च आई थिंक आपका ज़्यादा वो है टू एक्सप्लेन टू पीपल द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. तो आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे उस चीज़ पे? जो नॉन फूड नॉन एनर्जी, अगर हम जो कंपोनेंट देखते हैं कि जहाँ जिसमें फूड और एनर्जी का कंपोनेंट ना हो, दैट्स कोर इन्फ्लेशन. अगर हम जनरल CPI देखें जो फरवरी की रीडिंग थी जो 1.5% थी, उसमें मेजर जो वजह थी वो फूड और एनर्जी प्राइसेस का कम होना था, जिसमें फूड के अंदर पेरिशेबल आइटम्स के अंदर बहुत डिक्रीज देखा. एक्चुअली ये दोनों नेगेटिव नंबर्स थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ओवरऑल जो नंबर था वो कम था. पर अगर हम नॉन फूड नॉन एनर्जी देखें तो वो स्टिकी है, एज आई सेड, इट्स अराउंड 10%. So that has been the trend for the past many months, and that's something जो स्टेट बैंक भी देखते हैं. Okay, thank you so much for that. So State Bank की announcing of the monetary policy decision, inflation at 1.5%, and analysts एक और cut expect कर रहे हैं in the future. तो आपको क्या लगता है कि how low can rates go before we overheat the economy और वापस से हम एक contractionary monetary policy की तरफ आते हैं? अगेन जैसे मैंने जिक्र किया कि इन्फ्लेशन पे ज़ाहिर है बहुत फिक्सेटेड होते हैं लोग, बट एक्सटर्नल पोजीशन को हमें ओवरऑल देखना होता है. कुछ इन्फ्लोज थे जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था जिसमें कुछ डिले है, तो वो इन्फ्लोज जैसे ही IMF प्रोग्राम, होपफुली IMF प्रोग्राम का ये जो रिव्यू है ये कंक्लूड हो जाता है पॉजिटिवली, उसके बाद हम शायद देख रहे हो बाय जून ये इन्फ्लोज, तो ये भी कुछ हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन को बेहतर करेगा. अच्छा, अगेन इन्फ्लेशन के ऊपर भी अगर हम देखें तो आगे जाते हुए अगर तो कोई ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में जो हम US एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है तो टैरिफ इम्पोजिशन हम देख रहे हैं हर तरफ, उसके रिटेलिएशन में कुछ अगर होता है या ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में कोई स्पाइक आता है, दैट कोड ट्रिगर इन्फ्लेशन इन जनरल ग्लोबली. तो सो और ओवरऑल भी हम देखें अगर ग्लोबली भी तो सेंट्रल बैंक्स जो हैं थोड़ा कॉशियस होना शुरू हो गए हैं. सो मे बी आवर स्टेट बैंक इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बी रैशनल. Yes, very much so. तो हमें ना बहुत ऑप्टिमिज्म सुनने को मिल रहा है बिकॉज हमारी करंट गवर्नमेंट हैज़ रियली हैंडल टू, एंड काफ़ी जल्दी उन्होंने दे हैड सच ग्रेट मेजर्स सो क्विकली दैट लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं अबाउट आवर इकोनॉमी. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इकोनॉमी एक लॉन्ग टर्म रिकवरी पाथ पे है अब विद हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ पिकिंग अप, लेकिन फिर भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है इज़ लैगिंग. तो आपको क्या लगता है कि 2025 में पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से शेप अप कर रही है, और क्या हम वाकई एक सॉलिड रिकवरी पाथ पे हैं फॉर द लॉन्ग रन, या इज दिस जस्ट शॉर्ट टर्म एंड देयर स्टिल बिग हर्डल्स? सो अगर हम GDP ग्रोथ देखें फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे उसके अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम रहा पिछले साल के मुकाबले में. 1.9%, पिछले दफ़े वाज 8%. सो ऑब्वियसली बट अब जो रिसेंट हम देख रहे हैं उसमें डेवलपमेंट के रेनफॉल बेहतर हुआ है, सो मे बी ऑन दैट फ्रंट वी माइट सी सम गुड नंबर्स. ओवरऑल अगर हम रियल सेक्टर में देखें, इंडस्ट्रीज़ का हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन रहा था. फर्स्ट क्वार्टर के अंदर भी हमने नंबर्स हल्के देखें, बट आगे जैसे जैसे डिमांड इम्प्रूव होती है, ये इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, पिछले 8 माह में 10% इंटरेस्ट रेट कट में. सो ऑब्वियसली इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ है, बट जो 10% कट में उसके समर हमें नज़र आ रहे होंगे इन द कमिंग मंथ्स. सो ऑब्वियसली एज डिमांड पिक्स up, a lot of these sectors will start posting good profit numbers. बिल्कुल.
तो KSE 100 has been on a tear, crossing like 116,000 last week. तो ये मिनी रैली के लाएगी थोड़ी सी ना, बिकॉज बीच पे वी केप्ट ड्रॉपिंग डाउन टू 106,000 पॉइंट्स और बहुत पैनिक था कि नहीं अगर मार्केट 1,09,000 से नीचे आ गई तो सीधा एक 6 पे गिरेगी. और यू नो आई एम श्योर एट योर ऑफिस, एट माई ऑफिस, ये सुनने को मिल रहा होता था. वी वर वेरी कॉशियस अबाउट इट. तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी करंट रैली चल रही है इतने अरसे से, व्हाट हैज़ बिन ड्राइविंग दिस, एंड कि ये सस्टेनेबल है या ये बहुत लोगों को जो लगता है कि नहीं, बहुत जो हमारे स्केप्टिकल लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो हमारी इकोनॉमी के खिलाफ है, जो कहते हैं कि नहीं यहाँ से KSE 100 गिरेगी तो सीधा 70,000 पे गिरेगी, क्यों गिरेगी उसका वो जवाब नहीं देते. तो व्हाट डू यू थिंक कि इज दिस अ सस्टेनेबल लेवल दैट वी आर एट राइट नाउ, और क्या अगर हम गिरेंगे तो बहुत एक्सट्रीम क्रैश होगा? अच्छा, हम थोड़ा सा अगर माजी में देखें 2022 के अंदर जब मार्केट इम्पैक्ट होने शुरू हुई तो उस वक्त एक डी रेटिंग की फिजा थी जो हम देख रहे थे. लॉट दीज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी हमने जिक्र किए वो ख़राब हो रहे थे, चाहे फिस्कल फ्रंट पे हो, या करंट अकाउंट का नंबर हो, टैक्स कलेक्शन कम थी, एंड सो ऑन. और उस वक्त ऑब्वियसली पॉलिटिकल भी केओस था, तो उस वक्त एक डी रेटिंग मार्केट देख रही थी. हमारी मार्केट का एवरेज भी हम देखें तो 8 टाइम्स है, अभी मार्केट इज़ अराउंड 6 times, एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स मार्केट वाज अराउंड 3 times. सो उसके बाद हमने री रेटिंग हम देख रहे हैं. यहाँ से भी चूँकि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट. हम देख रहे हैं कि नंबर्स में वो ट्रांसलेट हो रहा है, चीज़ें इंप्रूव होती नज़र आ रही हैं, और रिफॉर्म एजेंडा पे हम हैं. तो अगर ये कंटिन्यू रहता है एंड विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ IMF, आई थिंक द नेक्स्ट हाफ वुड बी वेरी गुड फॉर द इक्विटी मार्केट. Ameen, ameen, ameen to that. So, हमारा current IMF review again is the biggest story right now, right? Finance Minister औरंगजेब ने कहा है कि we are well positioned, लेकिन there's a 600 billion rupee tax shortfall जो हमारे ऊपर like hanging over us, right? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से play out करेगा? And क्या एक softer IMF stance on taxes बदल सकता है हमारे business के लिए? Can it change the game for it, for business and investors? Yeah, what do you think? हम अगर लास्ट बजट में देखें तो हमने टैक्स कलेक्शन का अपना टारगेट खुद 40% ज़्यादा रखा है. बिल्कुल. उसमें ऑब्वियसली नेचुरली हमें अंदाज़ा था कि शॉर्टफॉल होगा, और शॉर्टफॉल हो रहा है. गुड थिंग इज़ दैट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू टैक्स सेक्टर्स जो पहले टैक्स नहीं होते थे. उसमें रिटेलर्स जो है उनसे टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट. एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर जहाँ पर IMF ने चाहा है हमेशा कि हम टैक्स करें, अब गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन दैट फ्रंट. तो ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन का कोई अभी तक कॉन्फर्मेशन. हाँ, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जो सेक्टर्स टैक्स ही नहीं होते थे, टैक्स नेट में थे ही नहीं, उनको टैक्स एटलीस्ट दे हैव कम अंडर अ नेट इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद. एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन ग्रोथ. अब वो जो हमारा टारगेट था उससे कम हमने कलेक्ट किया है 600. बट अगेन गवर्नमेंट इज ट्राइंग. इसमें एज पर न्यूज़ फ्लो हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ शायद IMF हमारे टारगेट को रिवाइज डाउन अगर कर देती है 300 अरब से, तो ऑब्वियसली द कलेक्शन देन विल हैव ओनली 200-300 बिलियन टू कवर. और वो शायद हमारे पास अभी कुछ टाइम है, और गवर्नमेंट अगर कोशिश करे, मिनी बजट उसे नहीं लाना, गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी क्लियर, बट अगर इन द नेक्स्ट 3 months इफ वी ट्राई रियली हार्ड एंड यू नो स्टे ऑन ट्रैक, शायद कलेक्शन मीट हो जाए. ओके, लवली. तो अभी हम बात कर रहे थे कि IMF ने जो पुश किया है द रिफॉर्म्स, राइट? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब कह रहे हैं ग्रोथ, यू नो, लोअर टैक्सेस, चीपर एनर्जी फॉर बिजनेस. तो आपको लगता है कि हम पिवट कर सकते हैं टू ग्रोथ, लेकिन एट द सेम टाइम IMF प्रोग्राम को डिरेल ना करें? डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल टू बैलेंस? येस, ऑब्वियसली. उसकी वजह यह है कि जब हम गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें एनर्जी रेट्स कम करने हैं या टैक्सेस कम करने हैं इन द कमिंग बजट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वुड हैव अ प्लान जहाँ पर वो देख रही होगी कि कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो चुका है, और कुछ ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन में हमें वाकई शॉर्टफॉल और प्रोग्रेस कम रही है. तो उन सेक्टर्स में ऑब्वियसली वो टैक्स लगे रहेंगे. जहाँ पर टैक्स कलेक्शन जो है ज़्यादा हो गई है या बहुत प्यूनिटिव मेजर्स ले लिए गए थे, कुछ सेक्टर्स में हमें अंदाज़ा है शायद रिलीफ की बातें हो रही हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ्स हो सकते हैं. सो ऑब्वियसली दैट द गवर्नमेंट वुड नो कि अगले साल के टारगेट को भी बढ़ाना भी है, उसमें ईयर ओवर ईयर ग्रोथ भी रखनी है और रैशनलाइज भी करना है. सो आई थिंक दैट पिछला बजट देख के हमें बिल्कुल ये लग रहा था कि ऐसा रैशनलाइजेशन हो सकती है. ओके, लवली लवली. तो अभी हमारी पिछले 8 महीने की जो ब्यूटीफुल फॉलिंग इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी रही है, राइट, एंड हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी सीधे नीचे की तरफ डाइव मारी है.
तो आपको क्या लगता है कि फॉर द रेस्ट ऑफ 2025 यू एज द हेड ऑफ रिसर्च, राइट, वेयर डू यू सी कि इन्फ्लेशन 2025 के लिए होगी, और एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट्स? इन्फ्लेशन जो है वो अब तक हम देख रहे हैं, ऑब्वियसली लॉट ऑफ इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट जो हम पिछले साल अगर देखें, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होता है जी कि हम इंडेक्स लेवल होता है जो पिछले साल के इंडेक्स लेवल से हम कंपेयर करते हैं, और उसके अंदर जो पेस ऑफ इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की जो शरह है, उसमें हम कमी देख रहे हैं। ये बेस इफेक्ट हमारी नज़र में मई के बाद से गायब हो जाएगा, तो मई और जून से हमें नॉर्मलाइज्ड रीडिंग्स नज़र आ रही हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि इसके बावजूद भी अगर ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, चीज़ें ऑन ट्रैक रहती हैं और इसी तरह का हम नंबर्स देखते रहते हैं, तो इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रह सकती है फॉर द कमिंग फ्यू मंथ्स। ओके, ग्रेट। तो अगर फाइनेंशियल कंडीशंस इजी रहती हैं, लाइक आज का जो 12% रेट आया है एंड पावर टैरिफ्स गिर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स आर गोइंग टू रियली स्टार्ट आउट शाइनिंग इन PSX? बैंक्स, एनर्जी, टेक्सटाइल्स, ये सब आपके रेडार पे हैं 2025, एंड इफ नॉट, व्हाट इज ऑन योर रेडार? सो ऑब्वियसली 10% हमने जिक्र किया कि 8 माह में रेट्स कट में, सो नेचुरली बैंक्स के लिए कोई बहुत अच्छा शायद नहीं है, बट देर आर अदर सिक्लिकल सेक्टर्स जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे। BB ऑटोज़ के जो नंबर हमारी नज़र में 47% का ग्रोथ होगा इन 8 मंथ्स ईयर ओवर ईयर, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर। फिर सीमेंट के अंदर हम अब तक डिक्लाइन देखते रहे वॉल्यूम्स में, बट आगे जाते हुए एज डिमांड इम्प्रूव्स हमें नज़र आता है कि चीज़ें बेहतर हो रही होंगी। सो सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी भी नेचुरली वो ट्रांसलेट करेगा, तो सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स जो हैं जो माजी में इतनी लाइट में नहीं रहे इन द पास्ट 2 years, वो हमें हमारी नज़र में शायद उनको देखना चाहिए। ओके, लवली। तो हमारे व्यूअर्स के लिए वेदर दे आर ट्रेडिंग on the PSX या just saving up, आपको क्या लगता है कि एक प्रैक्टिकल स्टेप क्या है जो उन्हें लेना चाहिए given today's monetary policy call and your research? Like what should they keep in mind for their investment related जो उनके concerns हैं? कुछ शायद चूँकि एक्सपेक्टेशन से कम ये नंबर है, हम देख रहे थे कि ब्रॉड बेस जो लोगों का तज्जिया था कि रेट कट होगा और वो नहीं हुआ है, तो शायद कुछ पैनिक सेलिंग हो, कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो। दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। IMF रिव्यू में भी अगर कोई जब तक खातिर ख्वाह प्रोग्रेस नहीं आती, जब तक भी एक फ़िज़ा ऐसी रहेगी कि जहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर लेस सी होगी, उसके अंदर अगर कोई रेडार में लोगों के हैं स्टॉक्स, वो उनको बाय कर सकते हैं। दिस प्रॉब्ली इज़ अ टाइम जहाँ हम पोर्टफोलियो को अपना बिल्डअप कर सकते हैं, और आगे जो आने वाले बेहतर रिजल्ट्स हम देख रहे हैं सितंबर क्वार्टर एंड ऑनवर्ड, उसको हम इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे इफ़ वी बाय। वुड यू लाइक टू एलैबोरेट कि आप सितंबर क्वार्टर में क्यों बेहतर क्या कहते हैं रिजल्ट्स देखते हैं? अच्छा, जो बहुत सारे अभी हमने रेट कट देखे हैं वो बतदरीज में हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें अब नज़र आ रहे होंगे। तो अब तक जो दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट्स सिर्फ आए हैं और उसके अंदर हमने पूरी तरह से वो इम्पैक्ट नहीं देखा कि जो सेकंड राउंड का जो डिमांड के अंदर ट्रांसलेट होता नज़र आएगा। तो ऑब्वियसली लोगों की बाइंग पावर थोड़ी सी बेहतर हुई है, इन कॉन्फिडेंस नंबर्स हमने अभी जिक्र किया आपने कि इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उसके बाद जो ट्रांसलेट होगा इन डिमांड एंड देन ऑब्वियसली इन द सेल्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज, तो उससे टॉप लाइन जब बेहतर होगी और सारे प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स बेहतर होंगे, तो EPSs भी बेहतर होंगी और ओवरऑल अर्निंग आउटलुक बेहतर होगा। इसलिए हमें लगता है कि थोड़ा एक आध क्वार्टर के बाद से ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। Okay, so overall you're hopeful for the PSX, right? Yeah. तो अगर मैं आपको कहूँ कि you suddenly have this power, okay, कि you can do whatever you want in the country, और मैं आपसे पूछूं कि with these special conditions of this power that you have now, कौन से ऐसे 3 decisions हैं जो आप लेंगे which is going to improve the position that Pakistan Stock Exchange is in? हम बहुत सारी बातें करते हैं जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को हम ग्लोबली रेडार पे लाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जी चाइना की इतनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी है, तो उसके साथ हम इश्तराक करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराएं यून डिनोमिनेटेड जो हैं हम प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स लेकर आएँ ताकि करेंसी हेज हो, प्लस उधर की कुछ सिक्योरिटीज़ यहाँ लिस्ट हो सकें। अभी आज़रबाईजान गए थे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ हम कुछ कर सकते थे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हम हमारी कंपनीज उनसे फ़ायदा हासिल कर सकती। इस तरह की चीज़ें
ठीक है हम बात करते हैं, बस सबसे अहम जो चीज़ है वो फाइनेंशियल लिटरेसी है जो तो जादू की छड़ी से पहली चीज़ तो लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि ऑब्वियसली जो हमारे सिर्फ 0.2% लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, वो उस नंबर को बेहतर करेंगे, सीधा 20% पे ले आएंगे, उसको 20% पे ले आएंगे। जब जो 4 लाख हैं 28 करोड़ में से सिर्फ लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, इफ़ दैट इम्प्रूव्स आई थिंक उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकेंगे। ओके, एंड नंबर 2 आप क्या करते फिर? पहली चीज़ तो हमने वो इंक्रीज कर दी। नंबर 2 ये है कि फिर हम दूसरे ममालिक जो हमारे रीजन के अंदर अच्छी बेटर इक्विटी मार्केट्स रखते हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करके स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स करें। हाउ नाइस। एंड नंबर 3 कुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ अदर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाइक डेरिवेटिव्स जो हमारी मार्केट में नहीं है। नंबर 3 के लिए अगर if I were to steal आपकी जादू की छड़ी 1 मिनट के लिए, नंबर 3 पे I would use more effective marketing budgets। हमारे PSX के, हमारी ब्रोकरेजेस के, हमारी म्यूचुअल फंड्स के। आई फील लाइक अगर कोई मुझे वो पावर देना, आई वुड डू रियली वेल, बिकॉज मैं पूरा जेनजी और हमारे मुल्क की माओं को टारगेट करूंगी। इतने पैसे तो बैठे हुए हैं सब, राइट? आवर मदर्स हैव सो मच मनी, हम सब सेफ कीपिंग के लिए उन्हीं देते हैं। एंड ऊपर से हमारे स्टूडेंट्स आर यंग, दे नीड टू स्टार्ट कंपाउंडिंग, उसी उम्र से शुरू होती है। आई विश किसी ने मुझे बोला होता जब मैं 18 साल की थी, राइट? आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन आई वाज 26। Okay. And so I've just been investing for like 2 years, you know, and I wish किसी ने मुझे बताया होता, you know, मुझे इतना regret feel होता है, but there's no concept of it. It just isn't a thing. Okay, so speaking of financial literacy not being a thing, आपको पता है कि estimates are के 18 to 25 billion dollars हर साल are bleeding away हमारी crypto markets में, right? And अब Sure, we can blame other people कि you know नहीं ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ या वो आके उन्होंने ये कर दिया, and you know नहीं crypto is doing so well globally. आपको क्या लगता है कि where have we as an industry, the financial industry, right? हमने कहाँ fail किया है कि हम लोगों को grab ही नहीं कर पाए? हमने जब हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ही इतना मुश्किल था कि लोग उससे घबरा जाते थे। इतने सारे मुश्किल KYC, इट वाज ऑल पेपर बेस्ड। सो विद क्रिप्टो यू नो कि हम किसी वॉलेट के अंदर अकाउंट बनाएं, हमारा एक वॉलेट होता है, उसमें सारे क्रिप्टो हमारे एसेट्स हम देख सकते हैं और वो बहुत आसानी से जो है आप 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अकाउंट बना सकते हैं उस पर। सो आई थिंक यही है सबसे मेजर वजह कि इट्स ईजियर टू गेट इनटू, बट देन अगेन ऑब्वियसली बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। हमारी KYC पता है बहुत टफ है, एंड आई अंडरस्टैंड कि एक एफर्ट है टू रिड्यूस हमारी ग्रे इकोनॉमी, बट आई थिंक कि एज अ डेवलपिंग कंट्री हमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस बनाने पड़ेंगे, स्पेशली हमारी जो लेबर क्लास है, for them, because right now जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि नहीं आपके पास सहूलत अकाउंट का ऑप्शन है, तो आज मुझे बताएं जहाँ 10 लाख रुपए का कैप है, कैन दैट पर्सन बिल्ड वेल्थ? उनके लिए कोई ऑप्शन है? नो, इट्स नॉट। वो तो कंपाउंडिंग में पार्टेक कर ही नहीं सकते हैं, राइट? तो आपने अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिसको यू शुड बी प्रोटेक्टिंग, who you should be trying to help, उनको तो आपने सबसे पहले साइड पे कर दिया कि आप लोग तो आ ही नहीं सकते इस तरफ। So it's almost like creating a bubble for the elite further. तो चीज़ मुझे genuinely जहर लगती है। I can't stand this। कोई भी इकोनॉमी जहाँ आपका इतना वेल्थ का गैप होगा, इतनी वेल्थ डिस्पैरिटी होगी, वो मुल्क कभी फ्लरिश नहीं कर सकता। I look at the top economies of the world. Yes. Look at their wealth disparity. There's barely any, right? Sure, the super 0.001%. I think globally है wealth disparity होती है, but minimum wage is so high, and everyone is living such a great standard. Right? कि हमें कुछ ना कुछ implement करना होगा। Obviously, there's been talks about कि you know connecting आपकी जो because आपका bank account पहले से connected है, right? तो connecting that to the KYC या शायद आप CNIC से लोगों की documentation connect कर लें। But I still think कि आपकी जितनी labor class है ना, people who are in construction, who are working in people's homes, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। What do you think? Have you thought about this? What do you think can be done to help that area of people to come toward investment? सबसे ज़रूरत है उनको। Obviously, as you mentioned in the very start, कि जहाँ हम कमिटी का जो एक concept है, a lot of these you know people
go for that. But Yeah. obviously उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि इसमें they're not really building anything. सिर्फ उन्हीं की सेविंग है जो उनको थोड़े महीने बाद मिल जाती है. Yeah. बट जहाँ हम ये बात कर रहे हैं यहाँ Actually पे inflation कट के एग्जैक्टली और वो जाहिर है जिसकी बारी देर से आती है उसको कम मिलता है. ज़्यादा इन्फ्लेशन खा के. तो अब बिल्कुल इस हर किसी के लिए बल्कि ये इंक्लूसिव होना चाहिए अगेन. और जो अकाउंट्स बना सकते हैं आसानी से उनके ऑब्वियसली दे हैव टीम्स, उनके अकाउंट बन जाते हैं. पीपल हु आर लेस अवेयर ऑफ द मार्केट हाउ इट वर्क्स, वो डरते हैं, वो इससे भी घबराते हैं कि इतना टीडियस प्रोसेस है, मैं अकाउंट खुलाऊंगा ही कैसे. सो ऑब्वियसली इट शुड बी इंक्लूसिव, इट शुड बी फॉर एवरीवन. Do you have any closing remarks जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? Any little pearls of wisdom from someone जिनका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, especially in research. मैं हमेशा हमारी ऑडियंस को बोलती हूँ कि जो हमारे रिसर्च के लोग होते हैं ना, follow them closely. They're very, very sharp. Even at our office, research is the way you guys decode analysis, right? So could you share some pearls of wisdom हमारी audience के साथ? Again सबसे अहम जो चीज़ you mentioned in the start as well, we discussed it in the last program, कि जहाँ पर हम compounding की बात करते हैं. It seems fascinating but it's true. So if you start saving early, if you start saving, for example हमने उस दिन भी discuss किया था, someone who starts saving at 23 and someone who starts saving at age 40, उसमें it makes a hell of a difference. Or but you start saving, start investing, and it's really possible to accumulate real wealth in a decade or two, as opposed to कि हम कभी भी इस तरफ ना जाएं, स्पेंडिंग की तरफ फोकस करें. तो अपना जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको हम अलाइन करें थोड़ा सा, और थोड़ा सा कंपाउंडिंग के ऊपर कोई यूट्यूब पे वीडियो देखें. इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट एंड Mashal keeps mentioning it. It's really true, it works, and it's going to help you in the long run. And my last question to you before we say goodbye to our lovely audience, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अब ज़िंदगी में for the rest of your life सिर्फ एक asset class में invest कर सकते हैं, what will you choose? अगेन हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इक्विटी जो है हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो उसने ऑन एवरेज जो है हमें 19% रिटर्न दिया है 90s सब तक देखा. So as a head of research with so many years of experience, who heads his department, जिनका पूरा दिन काम है to go through all of the reports and the announcements of हमारी जितनी public listed companies हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे returns are astronomical and he chooses the equity markets as his asset class. So I think guys, हमारी अभी तक की ना Inside Scoop की voting is very strongly toward the equity markets. And thank you so much, Vikas, for joining us. It was a pleasure having you. It was so lovely. And I will hopefully see you on the show very soon, inshallah. And best of luck for the rest of Ramadan, and may the market become bullish again. Thank you again for inviting me. No, you're most welcome. And आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी again कल सुबह 11 बजे on the Inside Scoop. देखना मत भूलिएगा. I'll see you tomorrow. Take care. Khudafis.